इसी सेम दिन एक मिर्जा रिजा करमानी नाम का आदमी था जिसने नासिर अल दीन की हत्या कर दी थी। लेकिन ब्रिटिशर्स इतना बड़ा नुकसान झेलने की हालत में नहीं थे। इराक के सद्दाम हुसैन ने हमला किया था तो ईरान की मदद के लिए इजराइल सबसे पहले आया था। का भंडार होना ईरान की सत्ता में बार बार उलटफेर का प्रमुख कारण बन गया। अली खमैनी को 74 वोट्स में से 60 वोट्स मिलते हैं। इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से ब्रिटिशर्स को जाना पड़ता है। लेकिन इस एग्रीमेंट पर ईरान के लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा। जो ईरान के अंदर राजशाही चल रही थी उसे चलने दिए और इस बात का इतना ज्यादा इम्पैक्ट होता है कि मोसादेक को ईरान का पीएम बना दिया जाता है। आपको जानकर ताजुब होगा कि एक समय था जब इजराइल और ईरान बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो ऐसा क्या हुआ जो आज ईरान और इजराइल एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। मिडिल ईस्ट में इतनी सारी कंट्रीज है, लेकिन आप ईरान का नाम हमेशा सुनते होंगे कि ईरान ने कभी हिजबुल्लाह तो कभी हमास और कभी हौतीस को हथियार दे दिए। कैसे ईरान में ऑयल का भंडार होना ईरान की सत्ता में बार बार उलटफेर का प्रमुख कारण बन गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश सिंह। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आइए साथ में इजराइल और ईरान के मुद्दे को समझते हैं। बात है 1 मई 1896 की। नासिर अल दीन के बेटे मुजफ्फर अल दीन को किंग बना दिया जाता है, क्योंकि इसी सेम दिन एक मिर्जा रिजा करमानी नाम का आदमी था जिसने नासिर अल दीन की हत्या कर दी थी। अब जिस साल मुजफ्फर किंग बने थे उसी साल यूके का एक आदमी था विलियम डी आर्की, जो पूरी दुनिया में स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में ऑयल की माइनिंग करता था। इसे एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें यह था कि ईरान में ऑयल निकलने की बहुत बड़ी संभावना है। तो मौके का फायदा उठा के ये ईरान के राजा मुजफ्फर अल दीन से मीटिंग करता है और 16 अप्रैल 1901 को एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए मना लेता है। उस एग्रीमेंट में यह था कि आने वाले 60 साल तक डीआरकी ईरान के अंदर ऑयल को ढूंढेगा और ढूंढने के बाद अगर ऑयल निकलता है तो टेक्नोलॉजी का यूज करके उसे एक्सट्रैक्ट करना है और मार्केट में ट्रेड करके बेचना है। प्रॉफिट में से 16% ईरान को देना होगा और एक एनुअल अमाउंट भी फिक्स था, वो भी देना होगा। अब इसमें बहुत पैसे और बहुत टाइम लगने की वजह से डीआरकी के पैसे खत्म हो गए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट डीआरकी को पैसे देती थी और पैसे देके इसी कंपनी के शेयर ले लेती। तो इस वजह से ज्यादा शेयर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आ गए थे। साल आता है 1908 और इस साल बहुत बड़ी ऑयल फील्ड निकलती है ईरान के अंदर। ब्रिटिशर्स पूरा का पूरा ऑयल निकालकर बेचना स्टार्ट कर देते हैं और उसका 16% और जो एनुअल अमाउंट फिक्स था वो मिल जाता है ईरान को। लेकिन इस एग्रीमेंट पर ईरान के लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा। उनका कहना था ये पूरा का पूरा ऑयल हमारा है और इसे बेचकर ब्रिटिशर्स प्रॉफिट कमा रहे हैं। वहां के जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे उन्होंने लोगों की मदद से जो ईरान के अंदर राजशाही चल रही थी उसे चलने दिए। उसके पैरेलल में एक इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन चला दिया जिसमें वोटिंग, इलेक्शन, सारी चीजें होंगी। राजा अपना राज करेगा लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे वो ईरानियन पार्लियामेंट लेगा, जिसे मजलिस नाम दिया गया। अब इसके बाद डेट आती है 16 जुलाई 1909। ईरान के राजा मुजफ्फर अल दीन की डेथ हो जाती है। इनके जो बेटे थे मोहम्मद अली शाह, ये राजा बनते हैं। ये मजलिस के खिलाफ थे पूरी तरह से। ये आर्मी की मदद लेते हैं और मजलिस के जो लीडर्स थे उनके ऊपर अटैक करवा देते और जेलों में बंद करा देते। कुछ समय बाद मजलिस में खुद के फाइटर्स बना के राजा के ऊपर अटैक करवा। जब चीजें कंट्रोल के बाहर हो गई तो राजा रसिया भाग गया। इसके बाद राजा का जो बेटा था उसे राजा बना दिया जाता है। लेकिन उस पार्टिकुलर टाइम में ईरान को मजलिस ही चला रही थी, राजा बस एक पपेट की तरह था। काफी सालों तक चीजें ऐसी चलती हैं, लेकिन फिर मजलिस ब्रिटिशर्स को कहते हैं कि आप हमारे देश ईरान को छोड़कर चले जाइए, अपना ऑयल हम खुद बेचेंगे। इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से ब्रिटिशर्स को जाना पड़ता है, लेकिन ब्रिटिशर्स इतना बड़ा नुकसान झेलने की हालत में नहीं थे। तो उन्होंने ईरान की जो आर्मी थी उसमें एक आर्मी हेड था रिजा शाह पहलवी। इनको ब्रिटिशर्स पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं और फिर रिजा शाह ईरान के अंदर तख्ता पलट कर देते हैं और 1950 तक ईरान में बहुत तरह के नए डिसीजंस लेते हैं और मॉडर्नाइजेशन करते हैं। फिर 1951 में ईरान की जो मजलिस थी उसमें से एक मेंबर जिसका नाम था मोहम्मद मोसादेक, वो पूरी तरह से अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। इनको पब्लिक का बहुत भारी सपोर्ट मिलता है। ईरान का जो ऑयल था उसे नेशनलाइज करा दिया मोसादेक। इसका मतलब जो बाहरी कंपनीज हैं वो ईरान का ऑयल नहीं बेचेंगे, बल्कि ईरान खुद अपने देश का ऑयल निकालेगा और बेचेगा। और इस बात का इतना ज्यादा इम्पैक्ट होता है कि मोसादेक को ईरान का पीएम बना दिया जाता है। इसके बाद यूएस और यूके ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं और अपनी एजेंसीज को ईरान में भेजते हैं। ईरान के रिजा शाह पहलवी को पूरा सपोर्ट करते हैं, जिससे जो मोसादेक पीएम था उसे पीएम पद से हटा दिया गया। अब रिजा शाह पहलवी पूरी तरह से यूएस के हिसाब से चलने लगे। यहाँ से चीजें बहुत बिगड़ती हैं। आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी बहुत बड़े तरीके से विरोध करते हैं रिजा शाह पहलवी, इसीलिए उन्हें देश से निकाल दिया जाता है। उसके बाद भी वो बहुत तरह के भाषण देते हैं जिससे पब्लिक भड़कती है और बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट होते हैं, जिससे रिजा शाह पहलवी ईरान को वैसे ही छोड़कर यूएस चले जाते हैं। फिर खुमैनी अपने देश आते हैं और अप्रैल 1979 को वोटिंग कराते हैं, जिसमें 98% वोटिंग इस हक में हुई कि ईरान को ना तो कोई राजा चाहिए और ना ही कोई डेमोक्रेसी का मॉडल चाहिए, बल्कि ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बनाना चाहिए। वोटिंग हक में होने की वजह से 1979 को
ईरान इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। इसी को ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन बोला जाता है। इस्लामिक रिवॉल्यूशन के पहले देखा जाए तो ईरान का अगर सबसे अच्छा कोई दोस्त था तो इजराइल ही था। टर्की के बाद ईरान ही वो बड़ा मुस्लिम देश था जिसने इजराइल को एक स्टेट की मान्यता दी थी। जब ईरान पर इराक के सद्दाम हुसैन ने हमला किया था तो ईरान की मदद के लिए इजराइल सबसे पहले आया था। उसने ईरान को गोला बारूद और हथियार मुहैया कराया था। 1979 में खुमैनी की सरकार आने के बाद उसने इजराइल को इस्लाम के दुश्मन की तरह पेश करना शुरू किया। लगभग 10 साल तक खुमैनी कई नए नियम बनाते हैं और बहुत तरह के डिसीजंस लेते हैं और इसके बाद 3 जून 1989 को हार्ट अटैक की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट डे इलेक्शंस होते हैं। 4 जून 1989 को अली खमैनी को 74 वोट्स में से 60 वोट्स मिलते हैं। ये आयतुल्लाह खुमैनी के स्टूडेंट थे। आज भी सुप्रीम लीडर यही हैं। और आज अगर दोनों देशों के इंटरेस्ट देखे जाए तो इजराइल ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना चाहता है, क्योंकि इजराइल को लगता है अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो मिडिल ईस्ट में माहौल बेकार हो जाएगा। और वहीं ईरान को लगता है इजराइल इस्लाम का दुश्मन है और उसे मिडिल ईस्ट में मुस्लिम देशों का लीडर बनने के लिए इजराइल के अगेंस्ट रहना जरूरी है। तो दोस्तों, ये था इजराइल और ईरान के बीच के रिश्तों का सफर जो दोस्ती से दुश्मनी तक पहुंच गया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।